आज बात करते हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। जब हम एजेंसी की बात करते हैं तो एक मैक्सिम है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी। कुछ बताओगे भैया क्या मतलब होता है इसका? कुछ कुछ बताना भैया। यस सर, आ रही है। अरे कुछ नहीं है। श्रेयांश बताना भैया। मैंने एक मैक्सिम बताया हुआ है पीछे, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्या मतलब होता है इसका? सर इसका मतलब होता है कि अगर मतलब अ, कोई एक्ट मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ तो वो एक्ट वो खुद कर रहा है, मतलब वो सामने वाला आदमी जिसके लिए मैं एक्ट कर रहा हूँ। अंजलि भैया, वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है? सर जैसे सर्वेंट की और ओनर की घर के कि उसमें ये माना जाता है कि अगर सर्वेंट ने कुछ किया है तो माना जाएगा कि ओनर जो थे उन्होंने ही किया है। हाँ, तो जब हम टॉर्ट की बात करते हैं तो टॉर्ट में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी के साथ एक ये मैक्सिम आता है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मींस द पर्सन हु एक्ट्स थ्रू अनदर डीम टू बी एक्टेड हिमसेल्फ, यानी कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा काम कराता है तो वहां ये समझा जाता है जैसे उसने वो कार्य खुद किया है। सेम चीज आपकी प्रिंसिपल और एजेंट के मामले में होती है। प्रिंसिपल एज इट इज अप्लाई होता है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी? एजेंसी को आप 182 के साथ देखेंगे, 182 के साथ 182 क्या कहता है अंजलि देखना भैया। Agent in principle defined. An agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third persons. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. सीधा सा। और ये जो ट्रांजेक्शन है तो ये मान के चलिए तो एजेंसी को तो डिफाइन किया हुआ नहीं है, केवल और केवल प्रिंसिपल और एजेंट की बात की है। आज जब हम प्रिंसिपल और एजेंट को यहाँ देख रहे होते हैं और ये जो ट्रांजेक्शन है द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एजेंसी। The contract which creates the relationship of principal and agent is called an agency, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा तैयार होता है, द रिलेशन इज कॉल्ड एन एजेंसी। अब जो जो एजेंसी है किस चीज पे बेस है, यानी कि प्रिंसिपल व्हाट ए पर्सन डज बाय अनदर ही डज बाय हिमसेल्फ। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा कोई काम करा रहा है ऐसा माना जाएगा जैसे वो स्वयं ने किया है, दैट इज कॉल्ड एजेंसी। अब एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें होते हैं एजेंट एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि भैया कितने तरीके के एजेंट होते हैं। अगर आप एजेंट की बात करोगे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस इम्प्लाइड एक्सप्रेस एजेंट वे होंगे जिनको बाय वर्ड स्पोकन और राइटिंग आपने ऑथराइज किया हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस एजेंट। और इम्प्लाइज एजेंट की अगर हम बात करें तो लग गई लग और अगर आप इम्प्लाइड एजेंट की बात करें तो बाई कंडक्ट। बाई कंडक्ट में जब आप एजेंसी बाई नेसेसिटी देखेंगे वहां आपको दिखाई देगा कि जो इम्प्लाइड एजेंसी की हम बात करते हैं। इसी तरीके से जनरल और स्पेशल और यूनिवर्सल एजेंट, एजेंट में भी स्पेशल और जनरल, और दे में भी मर्केंटाइल एजेंट। एजेंट जो है जनरल हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, मर्केंटाइल हो सकता है। अंजलि देखना भैया स्पेशल एजेंट कौन से होंगे? A special agent is one who is appointed to do a specified act, or to perform a specified function. He has no authority outside this special task. The third party has no right to assume
that the agent has unlimited authority. Any act of the agent beyond that authority will not bind the principal. यानी कि किसी व्यक्ति को अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एजेंट। यानी कि स्पेसिफिक, आप सपोज कीजिए अगर कंपनी के कोई मैटर है और लॉ से रिलेटेड है, जो व्यक्ति उन लॉ के मैटर को डील कर रहा होता है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन ही होता है। तो उस स्थिति में एज एन एजेंट काम कर रहा होता है कंपनी का, दैट मीन्स द लॉ ऑफिसर ऑफ ए कंपनी डीम टू बी ए स्पेशल एजेंट ऑफ ए कंपनी। अब इसी तरीके से अगर आप जनरल एजेंट की बात करते हो, तो जनरल एजेंट जो है यानी कि उसको जो इन जनरली आप देखते हैं, जनरल एजेंट इज अपॉइंटेड टू डू एनीथिंग, एनीथिंग यानी कि जो कंपनी के सारी चीजें देख रहा होता है, यानी कि उस व्यक्ति जो उनका प्रिंसिपल है जिसके द्वारा उसे अपॉइंट किया गया है, उसके इन जनरल जितने भी काम है सारे देख रहा है। डू एनीथिंग विद इन द अथॉरिटी गिवन टू हिम, यानी कि जो अथॉरिटी, जो अधिकार क्षेत्र उसे दिया गया है, उस अधिकार क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं उस व्यक्ति से रिलेटेड सभी को देख रहा है। बाय द प्रिंसिपल इन ऑल ट्रांजेक्शन और इन ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए स्पेसिफाइड ट्रेड और मैटर। अब अगर कोई स्पेसिफाइड ट्रेड है या मैटर है तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सभी देख रहा है। The third party may assume that such an agent has power to do all that is usual। उस स्थिति में थर्ड पार्टी जिसके साथ डीलिंग चल रही है, डीलिंग में रहते हैं, तो उसको ये एज्यूम, ये प्रिजम्पशन होती है कि इस व्यक्ति के पास इन मामलों से संबंधित सभी अधिकार क्षेत्र या सभी तरीके की पावर्स उसको प्रोवाइड की हुई है। दैट इज यूजुअल फॉर ए जनरल एजेंट टू डू इन द बिजनेस इन्वॉल्व, जिस बिजनेस वो इन्वॉल्व है। द थर्ड पार्टी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी प्राइवेट रेस्ट्रिक्शन ऑन द एजेंट्स अथॉरिटी। अब यानी कि अगर कोई प्राइवेट एजेंट प्राइवेट रेस्ट्रिक्शन कोई उसके ऊपर लगाई गई है तो उससे थर्ड पार्टी कोई दुष्प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि जनरल एजेंट को ऑल पावर्स जो दी हुई है, ऐसा नहीं है कुछ चीजें ऐसी है उसे बचा ली जाए। अब यहाँ सब एजेंट और सब्सटीट्यूट एजेंट देख ली। सब एजेंट की अगर आप बात करते हैं, सब एजेंट को देखने के लिए सेक्शन 191 आप देखेंगे, इसको आप यहाँ देखिए, पहले रुक जाइए, पहले आप देख लीजिए मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट को भैया डिफाइन किया हुआ है सब सेक्शन 9 और सेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखना भैया किसी के पास है सेल ऑफ गुड्स एक्ट? किसी के भी पास नहीं है? चलो कोई बात नहीं, सामने लिखा हुआ है। प्रियंका पढ़ना बेटा, क्या लिखा हुआ है सामने? Mercantile agent. Section 2, subclause 9 of the Sales of Goods Act 1930 defines a mercantile agent as a mercantile agent having in a customary course of business as such agent authority either to sell goods or consign goods for the purpose of sale, or to buy goods, or to raise money on the security of goods. This definition covers factors, brokers, auctioneers, commission agents, etc. अब देखो, जब आप मर्केंटाइल एजेंट को देखते हो तो मर्केंटाइल एजेंट पे आपके फैक्टर, ब्रोकर, ऑक्शनर सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। आप सीधा सीधा सा आप इसका अर्थ निकाल लीजिएगा। जो मर्केंटाइल एजेंट है, मर्केंटाइल इन द जो वाणिज्यिक आपके ट्रांजैक्शन है, व्यापार से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, उनसे रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट में रखा जाता है, द पर्सन इज सेड टू बी ए मर्केंटाइल एजेंट। अगर जो 2(9) में आप देखते हैं, ए मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कस्टमरी यानी कि प्रथागत अगर कोई व्यापार चल रहा है, उस व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, जो प्रथागत अनुक्रम है उसमें किसी व्यक्ति को रखा गया है। सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल गुड्स, अब या तो उसे बेचेगा, और कंसाइन गुड्स फॉर पर्पस ऑफ सेल, या उसको कंसाइन करेगा सेल करने के लिए, और टू बाई गुड्स, या खरीदेगा, और टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की सिक्योरिटी करके पैसा तैयार करेगा। अब इसी डेफिनेशन में सारी चीजें कवर हो जाएगा। अब जो फैक्टर है, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर के लिए देखना अंजलि क्या लिखा हुआ भैया ये? A factor is a mercantile agent employed to sell goods which have been placed in his possession or contract to buy goods for his principal. He is the apparent owner of the goods in his custody and can sell them in his own name and receive payment for the goods. He has an insurable interest in the goods and also a general lien in respect of any claim he may have arising out of the agency. इसे कुछ बेटा समझा सकते हो क्या कहना चाह रहा है?
सर मुझे आया नहीं पूरी तरह समझ। पूरी तरह तो पढ़ के समझा दो भैया। सर आप ही समझा दीजिए। चलो ठीक है। देखो, जब मर्केंटाइल एजेंट तो समझ में आ गया ना, क्यों कुछ? जी सर। ठीक है। अब जब अगर आप फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर भी एक तरीके का मर्केंटाइल एजेंट है। इसको सामान को खरीदने और बेचने के लिए रखा गया है कंपनी के द्वारा। अब इसके बाद क्या होता है, ये व्यक्ति, इसका काम है सामान को खरीद सकता है, बेच सकता है, और जो है एज ए ऑनर जो अपीयरेंस दिखाई देती है, जो गुड्स है, गुड्स की जो कस्टडी है उस व्यक्ति के पास होती है। अब खरीदने और बेचने में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो उसे दिया जाता है, उस पर कमीशन जितना भी दिया जाएगा। और जनरल लियन उस व्यक्ति के पास ही होता है, क्योंकि जो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट से जो उसका क्लेम अराइज होता है, उस क्लेम के एवज में उसको एक जनरल लियन प्रोवाइड किया जाता है कि भैया जब तक उसका पैसा ना दिया जाए तो गुड्स की कस्टडी बनाए रखेगा, क्लेम अब जो पूरा करेगा। तीन चीजें आप देखोगे इसमें, सिर्फ खरीदने और बेचने का अधिकार उसके पास है, गुड्स की कस्टडी उसके पास है, एज ए ओनर उसको दिखाई देता है कि सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, और तो भैया तीसरी जो है, संपत्ति को अपने पास बना रहेगा जब तक उसका जो एजेंसी से क्रिएट होने के बाद जो क्लेम बनता है वो उसे ना मिल जाए। अब ब्रोकर की आप बात करते हो, ब्रोकर भी मर्केंटाइल एजेंट है। ब्रोकर सीधे सीधे से आप ये देखोगे तो ब्रोकर का क्या काम है, दो पार्टियों के बीच में किसी रिलेशन को डेवलप करता है। अगर आप देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उसे बेचना चाह रहा हूं, तो उसे बेचने के लिए अगर सपोज कीजिए कोई ब्रोकर मुझे मिल जाता है, उस ब्रोकर के माध्यम से वो प्रॉपर्टी भी बेचना चाह रहा हूं, तो वो एक खरीदार भी देख लेगा, और सेलर और परचेजर के बीच के जो रिलेशन है जो डेवलप करेगा, दैट इज बाय ब्रोकर। ए ब्रोकर इज ए मर्केंटाइल एजेंट हुज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि दो पार्टियों के बीच में जो रिलेशन जो डेवलप कर रहा है वो विद अदर पार्टीज फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि खरीदने और बेचने के ट्रांजैक्शन तैयार कराएगा वो केवल दोनों के बीच में। एंड सिक्योरिटीज ऑफ विच ही इज नॉट इंटरेस्टेड, या कोई सिक्योरिटी है जो उसको इंटरेस्ट नहीं की गई है, विद द पोजीशन फॉर ए कमीशन कॉल्ड ब्रोकेज। ही एक्ट्स इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की तरफ से भैया जाएगा, भैया ठीक है क्या खरीदना चाह रहे हैं, या आपको खरीदनी है या बेचनी है, जो भी है। He has no lien over the goods as he is not in possession of them, उसके ऊपर प्रॉपर्टी का कोई पोजीशन भी नहीं होता है। उसका केवल और केवल काम इतना है ब्रोकर का कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन को उसका डेवलप कराना होता है सेल और परचेज के संबंध में। अब एक आता है ये जो सबसे मेन थोड़ा सा टेक्निकल है, डेल क्रेडिटर एजेंट। अंजलि देखना भैया क्या कहता है ये। A Dell creditor agent is a mercantile agent who is consideration of an extra remuneration guarantees to his principal that the purchasers who buy on credit will pay for the goods they take. In the event of a third party failing to pay, the Dell creditor agent is bound to pay his principal the sum owned by third party. कुछ बेटा समझाओगे क्या कहना चाह रहा है ये? कहाँ गया भैया? जी सर इधर ही हूँ। आज तू यहाँ नहीं है, क्या कहना चाह रहा है ये बताओ। सर आ नहीं रहा मुझे समझ। ये कुछ लव बैठा होगा तेरे पास? नहीं सर। तो फिर आज तेरा दिमाग कहाँ है? सर इधर ही हूँ, वो बीच में सर कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, मेरे से अनम्यूट ही नहीं हो पा रहा था ये। अब तो चल, तो कोई दिक्कत ना। अंजलि बेटा समझाओगे क्या कहना चाह रहा है ये? सर इसमें ये कह रहा है कि ये एक मर्केंटाइल एजेंट ही होता है जो कि अगर जो डील करता है थर्ड पर्सन के साथ, एंड जब थर्ड पर्सन कोई गुड खरीद लेता है या फिर वो पैसे देने में असमर्थ हो जाता है, तो जो डेल क्रेडिट एजेंट है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रिंसिपल को उतना जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं। यहाँ पे रुको मैं बताता हूँ। ये देखो, आप इसको शब्दों से देख लीजिए। देखो अगर इन जनरल में बताता हूँ, डेल क्रेडिटर एजेंट इज ए मर्केंटाइल एजेंट, सीधा सीधा सा है। अब ये क्या है कि उसे भैया कुछ एक्स्ट्रा कंसीडरेशन मिलता है एज रेम्यूनरेशन, ज्यादा पैसे मिलेंगे। हु इज इन कंसीडरेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन,
यानी कि ठीक ठाक पैसे उसे मिलेंगे, जो सैलरी उसकी है वो तो सैलरी है ही है, या जो कमीशन है कमीशन के ऊपर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जा रहा है, किस चीज के लिए, जिसके बदले में गारंटीज टू हिज प्रिंसिपल, अपने मालिक को इस बात की वो गारंटी देता है, किस बात की, दैट द परचेजर्स यानी कि जो खरीदने वाला है, हु बाय ऑन क्रेडिट यानी कि उधारी पर खरीद रहा है, पैसे आएंगे बाद में, विल पे फॉर गुड्स दे टेक, और इन द इवेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी फेलिंग टू पे, यानी कि जिस व्यक्ति ने उधारी खरीदी है, भाई इस बात की वो गारंटी देता है कि जिस व्यक्ति ने उधारी पे पैसा वो माल खरीदा है वो भैया सामान दे देगा, आपके पैसे आ जाएंगे, मालिक को इस बात की गारंटी देता है, और इसके बदले में जो गारंटी है इसी के बदले में उसे एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन जो मिलता है। और इन केस अगर वो थर्ड पार्टी पैसे नहीं देती है, तो ये जो भाई साहब बीच के जो गारंटर है, तो एक कहावत है, जमानती देवे या दिलावे, तो जिसने जमानत दी हुई है या तो खुद देगा या दिलवाएगा, तो यहाँ पे उनके इस एजेंट के मामले में ये कहावत लागू हो जाती है। तो इन द इवेंट ऑफ थर्ड पार्टी फेलिंग टू पे, अगर वो फेल हो जाती है, द डेल क्रेडिटर एजेंट इज बाउंड टू पे, उस स्थिति में वो फिर वो व्यक्ति बाउंड हो जाता है तो अपने प्रिंसिपल को वो पैसा देने के लिए, जो पैसा तीसरे व्यक्ति पर बनता है, यानी कि जो माल उसने खरीदा जितने रुपए का, उसको देने की जिम्मेवारी फिर डेल क्रेडिटर एजेंट की हो जाती है। अभी क्लियर है भैया ये? अंजलि क्लियर है भैया? यस सर। शाबाश। अब सब एजेंट को हम देखते हैं। सब एजेंट को आपको देखने के लिए 191 में जाना पड़ेगा। 191 सीधा कह देता है, अगर आप खाली नाम से ही शब्दों से ही देख ले कि मैं आपका एजेंट हूँ कुछ का, और मैंने जो ना अपने पास श्रेयस को सब एजेंट रख लिया है कि भैया मैं कुछ के लिए काम कर रहा हूँ, काम खत्म हो गया, अब भैया करता रहूंगा, अब काम इतना ज्यादा है कि भैया मामला कम थम ही नहीं रहा, तो मैंने श्रेयांश से कहा भैया ठीक है तू भी काम करता रहे, मैंने श्रेयांश को अपने पास सब एजेंट रख लिया। अब ये 91 क्या कहता है, सब एजेंट इज एज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। ओरिजिनल एजेंट कौन है? मैं हूं। इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, यानी कि एजेंसी के ट्रांजैक्शन में जहां काम करो। दस ए सब एजेंट इज एन एजेंट अपॉइंटेड बाय एन एजेंट, यानी कि एजेंट के द्वारा जिसे अपॉइंट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सब एजेंट। द रिलेशन ऑफ सब एजेंट इज टू ओरिजिनल एजेंट एज ए बिटवीन देमसेल्फ एट दैट ऑफ एजेंट टू प्रिंसिपल। उन दोनों के बीच के जो रिलेशन है, यानी कि मेरे और श्रेयांश के जो रिलेशन होंगे वो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे कि मेरे और कुश के हैं, क्योंकि मैं कुश का एजेंट हूं तो कुश मेरे लिए प्रिंसिपल है, मैं उसके लिए एजेंट हूं, और मैंने अगर सब एजेंट रखा हुआ है श्रेयांश को, तो मैं वहां पे प्रिंसिपल और श्रेयांश एजेंट, इस तरीके के रिलेशन वहां डेवलप हो जाएंगे। अब एक होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, कुछ बता सकते हो भैया क्या होता है ये? सर जैसे अगर एक आदमी ने किसी एजेंट को सर किसी पर्पस के लिए लिया है, और सर उस पर्पस के लिए जो एजेंट है उसने फर्दर किसी उसे रख लिया एजेंट को, तो सर वो जो थर्ड वाला आदमी है वो पहले वाले का एजेंट बन जाएगा। ऐसा कहाँ लिख रहा है इसमें? वो तो 191 बता दिया बस मैंने। अंजलि बताओगे भैया क्या हो सकता है ये? नहीं पता। 194 खोलो, देखो बेरक में सब्स्टिट्यूट एजेंट को भैया सीधा देख लो, मैं कुछ के लिए एजेंट हूं, ठीक है, अगर मैं काम नहीं कर रहा तो उस स्थिति में भैया श्रेयांश कर देंगे, कुछ की तरफ से तय किया गया है, तो दैट मींस द श्रेयांश इज ए सब्स्टिट्यूट एजेंट। सब्स्टिट्यूशन होता है एक व्यक्ति के बदले में दूसरे व्यक्ति को स्थापित कर देना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और जो 194 में जो बात करता है, डिफाइंस ए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अकॉर्डिंग टू विच वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर, जिसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को कह दे कि भैया ठीक है मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर सब एजेंट का काम है कि वो केवल मुझे असिस्ट करेगा, मेरे बिहाफ पर काम करेगा, प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात करेंगे तो उस स्थिति में जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही काम करेगा। आप अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू विच वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर हिज प्रिंसिपल नेम, क्लियर कट, अगर कुछ के नाम पर ही काम करेगा तो दैट मींस श्रेयांश इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट।
names another person according he is a substituted agent for the principal। देखना क्या लिखा हुआ है भैया, अंजलि देखना बेटा। Relation between principal and person duly appointed by agent to act in business of agency, where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency has named another person accordingly, such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as is entrusted to him। क्लियर है? अब देखो कुछ, देखो इसका ये पढ़ देना, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। A directs B, his solicitor, to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. B names C, an auctioneer, to conduct the sale. C is not a sub-agent but is A's agent for the conduct of the sale. अब देखो मैंने कुछ को कहा भैया कुछ ठीक है, आप मेरे वकील हैं, आप ये जो स्टेट है इसे सेल कराएं। उसने कहा ठीक है, और उसने तुरंत एक ऑक्शनर को अपॉइंट किया भाई कि ठीक है, क्योंकि भैया सॉलिसिटर का काम है, जो वकील साहब है वो ऑक्शनर थोड़ी होंगे। उन्होंने तुरंत उन्हीं के सामने, मेरे सामने ही ऑक्शनर भी अपॉइंट कराया, और ऑक्शनर ने क्या है प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अब जो ऑक्शनर है इज ए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वहां पे कुछ के। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब एजेंट की बात कर रहे तो इनकी राइट भी देख लो भैया, राइट के साथ साथ ड्यूटी भी देख लेंगे, बाद में भी जाओ। सीधा सा अगर आप देखते हैं भाई, अगर कुछ मैं कुछ का एजेंट हूं तो मुझे पैसा चाहिए, पैसा नहीं दे रहे तो मैं संपत्ति को रिटेन करके रखूं, उसके ऊपर मेरा लियन बना रहेगा। कोई नुकसान अगर मुझे होता, राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट्स, यानी कि जो मैं अथॉरिटी में रहते हुए काम कर रहा हूं, अगर कोई नुकसानी होती है वो इंडेमनिटी मुझे चाहिएगी। और ये कह रहे हैं कि राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में कोई काम मैं इनके लिए कर रहा हूं तो उस स्थिति में भी इंडेमनिटी मुझे चाहिएगी, कंपनसेशन भी इनसे चाहिएगा। अब देखो आ जाइए 219 220 देखना भैया, अंजलि क्या कहता भैया ये। When agent's remuneration becomes due, in the absence of any special contract payment for the performance of any act is not due to the agent until the completion of such act, but an agent may detain monies received by him on accounts of goods sold, although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, or although the sale may not be actually complete। अब देखो सीधा सा लिखा हुआ कि भैया जहां एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बिना किसी पैसे के, बिना प्रतिफल के कुछ करता है तो उस स्थिति में तो उसका कोई क्लेम बनता नहीं। लेकिन अगर वो किसी प्रतिफल की इच्छा से या जो स्वैच्छिक नहीं है कोई काम करता है तो उस स्थिति में उसका भैया रेम्युनरेशन बनता है। ये कहता है वेयर एन एजेंट एग्री टू सर्व फॉर नथिंग ही कैन नॉट क्लेम रेम्युनरेशन। भैया कुछ ना पाने के लिए काम कर रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा, सेवा भाव से कर रहा है तो। लेकिन अगर वेयर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एजेंट आर नॉट वॉलंटरी और ग्रेशियस, लेकिन जो सर्विसेज एजेंट के द्वारा रेंडर की गई हुए स्वैच्छिक नहीं है और ग्रेशियस नहीं है, द एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द एग्रीड रेम्युनरेशन, जो दोनों के बीच में तय हुआ है। और इफ नथिंग इज एग्रीड ए रीजनेबल रेम्युनरेशन, अगर कोई चीज तय नहीं हुई है तो जो कस्टमरी रेम्युनरेशन, जो रीजनेबल रेम्युनरेशन बनता है वो उन्हें दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल कुछ देखना क्या लिखा हुआ भैया। An agent was appointed to introduce a purchaser willing to purchase B's property. He did introduce one and even the same was settled and earnest money was paid, but it could not be completed though through the purchaser's inability to find money. However, the agent was entitled to his agreed commission. सीधी सी बात है, उसका काम है, उसने दोनों को मिला दिया, अब उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो ना हो उसका तो एग्रीड कमीशन उसे मिलना चाहिए, कोई बात नहीं। अब रिटेनर की बात करते हैं। रिटेनर्स को भी आप एक तरीके से, यानी कि प्रॉपर्टी को रिटेन रोक के रखना अपने पास और लिया, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है इसमें। एजेंट हैज ए राइट टू रिटेन हिज प्रिंसिपल मनी अंटिल हिज क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज रेम्युनरेशन और एडवांस मेड और एक्सप्रेस इनकर्ड इन कंडक्टिंग द बिजनेस आर पेड। जब तक कि उसका पैसा, उसका रेम्युनरेशन उसे ना मिल जाए तो उसका जो भी पैसा उसे रिटेन करके रख लेगा। बट ही कैन एक्सरसाइज his right to lien only when he is in possession of a principal goods of money। वो केवल तब उसको एक्सरसाइज कर सकता है जब उसके कब्जे में उसके गुड्स या पैसा हो।
लियन की अगर आप बात करते हो, एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल। जो भी कुछ है, कोई गुड्स है, सामान है, कोई कागजात है या कोई अन्य संपत्ति है जो एजेंट के कब्जे में है प्रिंसिपल की, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, जो किसी भी तरह नेचर की हो सकती है, रिसीव्ड बाय हिम अंटिल द अमाउंट ड्यू टू हिम, यानी कि जो पैसा उसका पे है, बनता है प्रिंसिपल के ऊपर, जब तक वो ना मिल जाए तब तक उसे अपने ऊपर उसका कब्जा बनाए रखने का अधिकार मिल जाता है। फॉर कमीशन हैज बीन मेड, दिस राइट ऑफ लियन ऑफ एजेंट इज सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एजेंट, यानी कि ये जो राइट है उस कॉन्ट्रैक्ट के संबंधित होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसकी परिधि के अंतर्गत ही होगा जो चीजें प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में तय कर दी गई है। द एजेंट्स कैन ओनली रिटेन द गुड्स, यानी कि केवल और केवल रिटेन करे, उसको बेच नहीं सकता। यहाँ पैसे दे दो, आप ले जा, रखी हुई है। खैर कोई दिक्कत नहीं। 222 में हम देखते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट। कुछ देखना भैया क्या कहता है ये, Agent to be indemnified against consequences of lawful acts. The employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of all lawful acts done by such agent in exercise of the authority conferred upon him. क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है भैया इसमें? अंजलि देखना बेटा, ये नेक्स्ट क्या कहता है 223। Agent to be indemnified against consequences of acts done in good faith. Where one person employs another to do an act and the agent does the act in good faith, the employer is liable to indemnify the agent against the consequences of that act, though it causes an injury to the rights of third persons. तक किसी को कोई दिक्कत है भैया? कंपनसेशन चाहिए 225 में। अगर कोई चीज आती है, राइट, द प्रिंसिपल इज लायबल टू मेक कंपनसेशन टू द एजेंट फॉर एनी लॉस, इंजरी, कॉस्ट टू हिम। अगर कोई नुकसान उसे होता है, कोई चोट उसे पहुंच जाती है, इसको, एजेंट को, कब? जब वो केवल और केवल या तो प्रिंसिपल की नेग्लेक्ट में हो और दूसरा एजेंट के द्वारा उसकी ऑथोरिटी के अंतर्गत रहते हुए कोई काम किया जा रहा हो, तब की हम बात करते हैं। प्रिंसिपल नेग्लेक्ट्स और वांट ऑफ स्किल, दस वेयर ए प्रिंसिपल कीप्स एनी डेंजरस प्रीमिसेस एंड द एजेंट मीट एन एक्सीडेंट, द प्रिंसिपल इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू द एजेंट। अब मुझे कोई इसके लिए एग्जांपल बता सकता है जो वेल नोन कोई एग्जांपल हो, कोई केस हो? टॉट में जाकर के बताना पड़ेगा। कोई नहीं बताएगा? ये बड़े खराब बच्चे हैं सारे। अंजलि, सर जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला था। बिल्कुल सही बात है, वही है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला जो है। और दूसरा, उससे पहले जो एक, सबसे पहले जो आई थी, एक लायबिलिटी तैयार हुई थी, बनाई गई थी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो आई थी, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। क्योंकि अगर टॉर्टियस लायबिलिटी की आप बात करते हैं तो आप वहां तक टॉर्टियस लायबिलिटी में एक होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपकी रैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में थी। अब अगर आप एब्सोल्यूट लायबिलिटी की आप बात करते हैं तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी से रिलेटेड कौन सा केस था? बताएगा कोई मुझे? खुश? नहीं सर, मुझे नहीं ध्यान। अंजलि, सर याद नहीं। कोई बात नहीं। प्राची, कोई बात नहीं। दिव्या, शाबाश, कोई बात नहीं। श्रेयांश, यस, नहीं पता सर। सर मैंने तो टॉड का मैंने सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा कोई, बस कॉलेज ही गलत पकड़ लिया था, पास हो गए। कैसे ही? श्रेयांश ऐसे ही है? सच तो ऐसा ही है। चलो कोई बात नहीं। देखो मेरी यूटिलिटी केवल यहाँ पे यही है, जो चीजें कनेक्टेड होती है मैं आपको बताता रहूं। अन्यथा की तो स्थिति है कि बेटा आप सब लोग सक्षम हैं
पढ़ के सारी चीजें समझ में आती है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी की हमने बात की थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एमसी मेहता के केस में, जो की थी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये श्रीराम फूड फर्टिलाइजर कंपनी का केस था, 30,000 फुट के पास का, 30,000 के पास का। वहां पे ओलियम गैस का लीकेज हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के रहने वाले लोगों को नुकसानी हुई थी, तो कंपनी को लायबिल ठहराया हुआ था उसमें। अब यही बात हम ये क्या कह रहे हैं कि जहां प्रिंसिपल अपने प्रीमिसेस में, देखो अंजलि ने एकदम ठीक बताया था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें भी यही था कि वहां पे जो कंपनी की जो है कंपनी जो वहाँ जो गैस का जो लीकेज है उसकी वजह से वहाँ उसके जो वर्कर्स हैं और वहाँ आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनको जो नुकसान पहुंचा है, उस सभी के लिए लायबिलिटी बनती प्रिंसिपल की है। वेयर द प्रिंसिपल कीप्स एनी डेंजरस प्रीमिसेस एंड द एजेंट मीट्स एन एक्सीडेंट, यानी कि जो जगह है जहां काम किया जा रहा है उसमें या तो कोई खतरनाक वस्तु रखी हुई है, या जो जगह ही खतरनाक तरीके से खतरनाक स्थिति में कि पता लगा, मान लीजिए जिस मकान में जिस बिल्डिंग में काम चल रहा है वो जर्जर अवस्था में कभी भी गिर सकती है, और मान लीजिए उसे अगर रिपेयर कराने की जिम्मेवारी किसकी, प्रिंसिपल की होती है, नहीं करा रहा है और गिर गई, अगर किसी वर्कर को चोट पहुंचती है तब तो कंपनसेशन लाई करता है प्रिंसिपल के अगेंस्ट। इसी तरीके से वो प्रीमिसेस में अगर कोई खतरनाक डेंजरस वस्तु है एस्केप कर जाती है, तब उस स्थिति में उसकी लायबिलिटी ड्यू हो जाती है। यहाँ भी यही कह रहे हैं, any dangerous premises and the agent meets an accident, the principal is liable to pay compensation to the agent। प्रिंसिपल की लायबिलिटी है। खैर कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर आप देखते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी की, एजेंसी किस तरीके से क्रिएट होती है, यानी कि जिसे आप कह देते हैं काइंड्स ऑफ एजेंसी। एजेंसी में अराइज इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से हो जाती है। It need not be created expressly by any writing and may be inferred from the circumstances and the conduct of the parties। ये जरूरी नहीं है कि ये केवल एक्सप्रेसली हो, राइटिंग में हो, साइन हो, ये कई बार बाई कंडक्ट भी क्रिएट हो जाती है। अब देखो हम देख करके चलेंगे कि एजेंसी बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ये तो सीधा सीधा सा समझ में आता है। एजेंसी बाई इम्प्लीकेशन, जिसे आप एम्प्लॉयड एजेंसी भी कहते हैं। एजेंसी बाई एस्टोपल, बाई होल्डिंग आउट, बाई नेसेसिटी एंड बाई रेटिफिकेशन। खैर कोई बात नहीं, पहले आप देख लीजिए एजेंसी बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट। देखना कुछ क्या कहता है भैया ये। A contract of agency may be created by an express agreement. When a principal appoints an agent, either by words spoken or written, to represent and act for him, an express agency is created. No particular form or set of words is required for appointing an agent. When a person gives a power of attorney to another, an express agency is created. ठीक है, बाई इम्प्लीकेशन देखना अंजलि क्या कहता है भैया। The relationship of principal and agents need not be expressly constituted and can arise by implication of law as well. Authority to act as an agent can be inferred from the nature of business, the circumstances of the case, the conduct of principal, etc. Thus, if a person realizes rent and gives it to the landlord, he impliedly acts for the landlord as an agent. ठीक है, अब खैर जो ही आगे देख लो। अब एजेंसी बाई एस्टोपल, प्रियंका देखना क्या लिखा हुआ भैया। In many cases, an agency may be implied from the conduct of the parties to no express authority has been given. Thus, where the principal knowingly permits a person to act in a certain business in his name or on his behalf, such an estoppel from denying the authority of the supposed agent to bind him. कुछ अगला वाला देखना क्या लिखा हुआ है। Agency by holding out. Where a person permits another by long course of conduct pledge his credit for certain purposes, he is bound by the act of such person in pledging his credit for similar purposes, though in some cases without the previous permission of his master. This is case of agency by holding out. सीधा सा ये है कि भैया साल भर हो गया मेरे को कुछ के पास काम करते करते, ठीक है, अब साल भर पूरा हो गया, इन्होंने मुझे वहां से नमस्ते कर दिया। उसके बाद भी अगर मैं इनके लिए कोई काम करता हूँ, इनके नाम पे काम करता हूँ, अगर बिना अपनी उसकी इस स्थिति में किसी थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करता हूँ, तो फिर वहाँ यही माना जाएगा कि मेरे पास जो ना एक एजेंसी है होल्डिंग आउट के तहत,
एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। अब ये कुछ मुझे जो एजेंसी बाय एस्टोपल है ये समझ में नहीं आया, एक बार समझा देगा भैया इसे मुझे? सर इसमें एजेंसी बाय एस्टोपल में ये दिया हुआ है कि जैसे अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, मान लीजिए सर मैं सर किसी के लिए रेंट इकट्ठा करके ला रहा हूँ और सर उस आदमी ने मुझे परमिशन नहीं दी, मगर उसने मुझे मना भी नहीं किया इस काम के लिए, तो सर मैं उसका एजेंट बन जाऊंगा। ऐसा सीधा सा भैया कि जहाँ जब कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी तो गिनती नहीं है, लेकिन पर जो प्रिंसिपल ने नोइंगली परमिट किया हुआ है किसी सर्टेन काम के लिए, ठीक है भैया कर लो। बाद में ये एस्टोपल जो कहता है वो इस बात को रोकने के लिए है कि भैया मैंने कुछ को इस बात की अथॉरिटी तो दी नहीं, ये कैसे कर रहा है। अगर मेरे को मालूम था कि मैं कुछ को जिस काम को करने के लिए भेज रहा हूँ उसमें ये चीजें ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उस स्थिति से मैं बाउंड हूं भैया। अगर मैं मना करता हूं तो मुझे स्टॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। जो 115 है एविडेंस एक्ट का वो मेरे अगेंस्ट लागू होगा। ये एग्जांपल दिया हुआ वेयर ए हैज टू so acted by his conduct to lead B to believe that he has appointed C as his agent, he will be stopped from disputing his agency। अब भैया सीधी सी बात है, मैं अपने कंडक्ट से अगर कुछ को ये विश्वास दिला देता हूँ कि कुछ को ये प्रिजम्पशन क्रिएट करा देता हूँ कि श्रेयांश मेरा एजेंट है और श्रेयांश कोई काम करता है उस स्थिति में, तो बाद में मैं ये नहीं कह सकता कि भैया श्रेयांश को तो मैंने अपने यहाँ काम पर रखा हुआ ही नहीं था। क्लियर है भैया? एजेंसी बाय नेसेसिटी। अंजलि देखना क्या कहता है ये। Sometimes extraordinary circumstances require that a person who is not really an agent should act as agent of another. In such a case, though there might not have been an express or implied authority to do an act, the law implies such an authority in favor of that person on account of the necessity that had arisen. By necessity, it is meant that an unforeseen situation has arisen which carries with it sudden danger to the property or similar interest of the persons on whose behalf the act is done. अब कोई मुझे इसका ये बता सकता है कि भैया किस सेक्शन में जाके जोड़ोगे इसको आप ले जा करके, कि पढ़ा होगा भैया ये लास्ट टॉपिक बच रहा था, यही बात तय थी हम सबके बीच में कि एक बार क्लास में जब घुसेंगे जब पहले सभी पढ़ लेंगे, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। कुछ बेटा बताएगा? सोच रहा हूँ सर। सोच कह रहा पढ़ाई ना थे ना। दिव्या श्रेयांश सेक्शन 188 और 189 देखना भी है क्या कहते हैं। अंजलि देखना बेटा क्या कर रहे हैं। 188. Extent of agent's authority. An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. यानी An कि agent उसका एक्सटेंड की अब बात कर रहे हैं, या कि नहीं कि अपने मालिक के लिए लॉफुली जो जो चीजें उसके फायदेमंद हो सकती है वो कर दे। अब सपोज बिल्कुल ऐसा कर लो भैया कि मैं कुछ का एजेंट हूँ और इनकी जो सब्जी वाले खेत है ना, सब्जी जो टमाटर की खेती होती है यहाँ पे, वो टमाटर का ट्रक पूरा भरवा करके मैं उसे मंडी में लेकर के जा रहा हूँ, दिल्ली मंडी लगती है, कोई बात नहीं। अब रास्ते में ट्रैफिक जाम है बहुत लंबा, कर्फ्यू लगा हुआ है, अब वो ट्रक वहीं खड़ा हुआ है पिलखुए में, तो पक्की बात है 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे चौथे दिन तो वो भैया सारा का खराब होना शुरू हो जाएगा, पेरिशेबल नेचर की चीज है। तब मैं क्या करूंगा, उसे वहीं बेच दूंगा तुरंत, या पास की किसी मंडी में जाके बेच आऊंगा। यहाँ पर जो मेरे द्वारा काम किया गया है एजेंसी बाय नेसेसिटी, यानी कि आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर जो काम किया जा रहा है, जो नेसेसरी जो एजेंसी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एजेंसी बाय नेसेसिटी। तब उस स्थिति में मैं वो रेम्युनरेशन जितना भी मैंने उनके लिए काम किया है वो तो मुझे मिल जाएगा। तो ये होती है एजेंसी बाय नेसेसिटी, जो आपका 188 जो लॉफुल एक्ट की हम बात करते हैं। बेटा 189 में पढ़ दो क्या कहता है।
Agent's authority in an emergency. An agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. अब इसके लिए एक केस आता है, ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी वर्सेस स्वेफील्ड का केस है, 1874 का है। कोई बताएगा मुझे क्या था इसमें? मैं बता देता हूं। इसमें भैया एक घोड़ा भेजा जाता है रेलवे के द्वारा कि उसे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आप उतार दीजिएगा, और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे कुछ भाई साहब आपको मिलेंगे, अगर वो घोड़ा ले लेंगे। खैर कोई बात नहीं, श्रेयांश टीटी थे रेल के। अब वहां पर घोड़ा जब उतारने की बात आई, उतार लिया इन्होंने, और वहां पे उन्हें घोड़ा लेने के लिए कोई नहीं मिला। अब घोड़े को भैया खुला तो छोड़ के आएंगे नहीं, वो घोड़े को वापस ट्रेन में ले आए। कोई बात नहीं। अब उसके बाद जितनी भी रख रखाव और इन सारी चीजों का जो जिम्मा बनता है, अगर मैंने भेजा है घोड़ा तो उसको पे करने की जिम्मेवारी फिर मेरी हो जाती है। वहां वो जो काम कर रहे हैं आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर मेरे बेहद पर मेरे बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एजेंसी बाय नेसेसिटी। क्लियर है भैया? कोई डाउट तो ना इसमें? क्यों कुछ सर क्लियर है। अंजलि क्लियर है भैया? जी सर। शाबाश। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन या अप्रूवल जिसे आप कंफर्म कहते हैं। देखना भैया क्या लिखा हुआ है। अंजलि देख दो बेटा। Rectification is an approval of a previous act or contract. It implies the adoption by the principal of an act made by an agent in his behalf, but without his authority. In case the principal adopts the act of the agent done without his authority, he is said to have rectified the act. On rectification, the act of the agent becomes the act of the principal and he becomes bound by the same, whether it is for his loss or advantage. कोई मुझे बताएगा व्हाट काइंड ऑफ एजेंसी इट इज? अगर आप देखते हैं इसको कहते हैं भैया एक्स पोस्टो फैक्ट्स एजेंसी, यानी कि पूर्व में किए हुए जितने भी काम है उनके लिए अनुसमर्थन की हम बात करते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं सेक्शन 169 से 200 तक जाकर के हम देखते हैं जो रेटिफिकेशन हम देखते हैं। अब टर्मिनेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, एजेंसी भी हो गई, एजेंट के राइट भी हो गए, क्रिएट हो गए, और अब उसको टर्मिनेट भी तो करना भी है या नहीं करना है? टर्मिनेट भी करते थे। दो तरीके से टर्मिनेट होगी, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, दोनों आपस में तय कर लें, या अथॉरिटी को रिवोक कर दें, या एजेंट के द्वारा रिनंसिएशन हो जाए कि भाई साहब हम आपके पास काम नहीं करेंगे। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो कहते हैं, यानी कि जो बिजनेस है वो कंप्लीट हो जाए, बाय डेथ मर जाए, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम पूरा हो जाता है, बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भाई साहब ही पागल हो जाए, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, subsequent event rendering the agency unlawful, by dissolution of a company। देख लो, पढ़ दो इसे। अंजलि क्या कहता है ये? By the act of parties, by agreement between the parties. An agency, like any other contract, may be terminated by the mutual consent of the parties, just as parties are at liberty to cancel any contract that exists between them. Therefore, the authority of an agent terminates when the principal and the agent agree to terminate it. By revocation of authority by the principal. A principal has the power to revoke the authority of the agent whenever he likes, unless the agent has an interest in the subject matter of the agency, or unless the agent has exercised his authority so as to bind his principal. Section अच्छा 20 एक मिनट रुको, चलो पढ़ दो बेटा इसे। हाँ, Section 203 empowers a principal to revoke the authority of an agent at any time before it is executed. बाय रिनंसिएशन ऑफ एजेंट, इसके लिए 201 देखेंगे आप, सेक्शन 201। खैर कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। द एजेंट में टर्मिनेट द एजेंसी बाय एक्सप्रेसली, एजेंट की जिम्मेवारी है जब तुरंत जाएगी भाई कुछ भाई साहब अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आपकी जो एजेंसी है, आपका जो मालिकाना हक है, मैं उसको रिनाउंस करता हूँ, मैं उसे त्यागता हूँ, मैं अपने घर भला। द पावर ऑफ द एजेंट इज टू टर्मिनेट द एजेंसी इज सो
is co-extensive with the right of the principal to revoke the authority, यानी कि बिल्कुल ऐसे कैसी co-extensive जैसे कि मेरी है ऐसी प्रिंसिपल भाई साहब की भी होती है। द एजेंट में रिनाउंस आफ्टर गिविंग द प्रिंसिपल रीजनेबल नोटिस, कह दो कि भैया 1 महीने के बाद मैं काम पे आना बंद कर दूंगा। Except in cases where the agency is for a fixed period, an agent may renounce the agency by tendering resignation, by ceasing to discharge his duties, by mere abandonment of services, by setting up adverse title to the principal। ये ऐसे एक्ट है जिनके द्वारा कोई एजेंसी रिनाउंस हो जाएगी एजेंट के द्वारा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ देखते हैं, कुछ पढ़ना। कंप्लीशन है वर्ड है, बाय कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी, ये कंपनसेशन मत पढ़िएगा, इसे पढ़ना कुछ। When the business of agency is completed, agency comes to an end. In the case of agency for a fixed period, the agency termination on the expiry of the period, even though the business of agency may not have been completed. When the agency is for the sale of property, agency terminates on the completion of the sale and does not continue until the payment of the price. Similarly, where a pleader is appointed in a suit, the pleader's authority is terminated with the judgment. ठीक है, सीधा सा है भैया, जैसी जजमेंट है अपने आप उसकी अथॉरिटी खत्म होगी। बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट, 209 कहता है दोनों में से कोई भी नमस्ते कर जाए, इंसेन हो जाए तब खत्म हो जाएगी। बाय अफ्लेक्स टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब खत्म हो जाती है। बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, जैसे ही इंसॉल्वेंसी यानी कि प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, on the insolvency of principal the agency terminate, but since an agent is merely a connecting link with the third parties, his insolvency may not terminate the agency। लेकिन अगर एजेंट की हम बात करते हैं कि वो थर्ड पार्टी के बीच में कोई लिंक क्रिएट करके रखता है, तो उसकी जो इंसॉल्वेंसी है फिर वहां से वो टर्मिनेट नहीं हो पाती है। मतलब जो लायबिलिटीज हैं जो बनी हुई है थर्ड पार्टी की, फिर पता लगा भैया उसके जो प्रिंसिपल को जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे दिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो एजेंट है, एजेंट की जिम्मेवारी भी तो उतनी ही रहती है जितनी प्रिंसिपल की है, क्योंकि थर्ड पार्टी किससे क्लेम करेगी। नहीं आई बात समझ में भैया? खुश? सर एक एग्जांपल दे दीजिए। ये ऐसा है कि अब ऐसे मान के चलिए कि लव तुम्हारे पास आए कि भैया मुझे एक काम कराना है और इसके लिए ये आप काम करा दीजिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, आपको इन्होंने एजेंट अपॉइंट कर दिया। अब आप मेरे पास आए, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो सर ये काम है बताइए कि ठीक है भैया हो जाएगा। काम खत्म हो गया, काम चालू हो गया, पूरा काम निपट लिया। अब जो ये मान के चलो लव भाई सब इंसॉल्वेंट हो गए, तो मुझे पैसे कौन देगा भैया? क्यों खुश? सर प्रिंसिपल देगा जिसका घर बन रहा था। वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं तो तुम्हारे थ्रू जानता हूँ। नहीं बात समझ में? नहीं सर, मगर हाँ हाँ, जवाब देवे या दिलावे? हाँ सर। सर यहाँ पे वो ब्रोकर वाला केस है। नहीं ब्रोकर नहीं है बेटा, ये इन्होंने जो ना लब ने इनको अपॉइंट किया हुआ आपने बस कि भैया आप ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसे देख लीजिएगा, इनकी जिम्मेवारी इनकी अथॉरिटी, ठीक है। अब ये आते हैं हमारे पास, हमें हायर कर लेते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमने कुछ के बिहार पर क्योंकि कुछ ने हमको हायर किया है, हमने काम चालू कर दिया। अब इनका मालिक इंसॉल्वेंट हो जाए, इसमें हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमें तो पैसा दिया जाएगा, कुछ तो लायबल हाँ, होगा, तो कुछ लायबल होंगे उसके लिए, क्लियर है ना? जी। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर वो सब्जेक्ट मैटर जो है जिसके लिए जहाँ काम चल रहा है जिसके लिए हुई है वही नमस्ते कर जाए। वेयर द सब्जेक्ट मैटर फॉर विच एन एजेंसी वाज क्रिएटेड सीज टू एग्जिस्ट डिस्ट्रक्शन द एजेंसी कैन नॉट सर्वाइव। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्या फार्म हाउस है, फार्म हाउस की देखरेख के लिए मैंने रुका हुआ कुछ का, वो फार्म हाउस ही जमीन के नीचे पहुंच जाए तो किसकी देखरेख करेंगे? किसी की भी नहीं। बाय सब्सिक्वेंट इवेंट रेंडरिंग द एजेंसी अनलॉफुल, यानी कि कोई ऐसी इवेंट हो जाए जो एजेंसी है उसको अनलॉफुल बना दे। अब मान लीजिए जैसे क्या समझ सपोज कीजिए लॉकडाउन लग गया, अब लॉकडाउन में भैया कोई चीज खुलेगी तो है नहीं। इट मे बी दैट एन एक्ट इज लॉफुल व्हेन द एजेंसी वाज क्रिएटेड, एक्ट लॉफुल था जब एजेंसी, बट इफ इट इज क्रिएटेड डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी अनलॉफुल, subsequent agency cannot continue as that would be
अनलॉफुल। अगर बाई में कुछ लॉ ऐसा पहुंचा दे सरकार जिससे कि वो जो इवेंट है फिर वो अपने आप में अनलॉफुल हो जाए, तो उस स्थिति में फिर वो एजेंसी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। और जब डिसोल्यूशन हो जाएगा कंपनी का, तो जितने भी वर्कर्स हैं सब अपना घर जाएंगे, नमस्ते करेंगे। Where a company is either principal or agent, its dissolution would terminate the agency। इसमें आप पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन को भी रख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो भैया पूछ लो एक बार।